मैं इसकी बात कर रही थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। तो लास्ट क्लास में हमने सप्लाई शिफ्ट एंड सप्लाई का टॉपिक कर लिया था। उसमें डाउट है किसी को कोई? नो, सबके टॉपिक्स क्लियर हैं सारे? नहीं है कोई डाउट किसी को? मैं आगे कंटिन्यू करूं फिर? यस मैम। ओके, अभिज्ञान के क्लियर है। व्हाट अबाउट एल्स? यस मैम। ठीक है। मैंने सप्लाई के नोट्स ग्रुप पे शेयर किए हैं, तो मैं फटाफट से वो नोट्स डिस्कस कर रही हूँ, और अगर टाइम बचा तो हम इक्विलिब्रियम का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड यूनिट का टाइम एक्सटेंड हो गया, वरना हमें थर्ड यूनिट 3 डेज में कंप्लीट करनी थी। फर्स्ट इज, ये मैंने आपको बताया था कि जो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है खरीदने के लिए उन्हें हम बोलते हैं सप्लाई। जैसे हम मार्केट गए, तो क्लोथ की मार्केट गए हम। अब क्लोथ की मार्केट में जो जो शर्ट्स या टी शर्ट्स अवेलेबल है जिन्हें हम दुकान से खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि सप्लाई ऑफ क्लोथ्स। तो जो जो चीजें, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों, जो जो अवेलेबल है मार्केट में फॉर परचेज, इट इज इंक्लूडेड इन सप्लाई। ठीक है। और प्रोडक्ट्स तो काउंट होंगे ही, सर्विसेज कैसे काउंट होंगी सप्लाई में या फिर डिमांड में? जैसे अगर हम बैंक में गए, हमने बैंक जाकर जो कस्टमर केयर पर्सन है या फिर टेबल पे जो भी मैनेजर्स वगैरह बैठे होते हैं, उनसे हमने जाके कहा कि हमें ये सर्विस चाहिए, वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस की सर्विसेज होती है, या फिर अगर हम कहें ट्रांसपोर्टेशन, हमें एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो पर्सन प्रोवाइड करता है वो हो गया सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगर हम ऑनलाइन मोड का एग्जांपल लें, ऑनलाइन मोड में डिलीवरी पर्सन, ठीक है, डिलीवरी पर्सन अपनी सर्विसेज दे रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है। या फिर जैसे अर्बन क्लैब है, अर्बन क्लैब बहुत फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो अपनी सर्विसेज देता है, घर पे आके हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी पेमेंट लेता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों ही काउंट होंगे इसमें, टोटल जो भी अवेलेबल है मार्केट में फॉर कंजम्पशन पर्पस। अब सप्लाई को क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, वैसे हमने ये पढ़ लिया था, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, PRETI, प्रीति बोलते हैं वैसे इसे शॉर्ट फॉर्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ फैक्टर्स को लर्न करने का एक ट्रिक है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म को एलैबोरेट करें, P फॉर प्राइस, R फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, E फॉर एक्साइज ड्यूटी, T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इनपुट कॉस्ट। ठीक है। तो हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा सप्लाई लेवल को? जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा उस सप्लायर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक बुक का, कि एक बुक है उसकी कॉस्टिंग 80 रुपीज की आई बनाने में। तो जो कॉस्टिंग आई वो मैन्युफैक्चरर को आई, किसी भी मैन्युफैक्चरर ने बुक को 80 रुपीज में बनाया। अब मार्केट में एक पर्सन को उसने 120 रुपए की बुक बेची और सेकंड को उसने 140 रुपीज की बुक बेची। ठीक है। तो 140 रुपीज पर बुक को बेचने पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ एज कम्पेयर टू 120। तो इसे हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरर का।
तो इट इज नोन एज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और सिमिलरली प्राइस अगर फॉल होगा तो सप्लाई उसके साथ साथ फॉल होगी। ठीक है, सो प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ सप्लाई। डिमांड के केस में अपोजिट था, सप्लाई के केस में दोनों का पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब बात आई सप्लाई स्केड्यूल की। स्केड्यूल होता क्या है? स्केड्यूल होता है सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म, हम एक टेबल की फॉर्म में बताते हैं कि किसी फैक्टर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है दूसरे पे। जैसे स्केड्यूल आप नॉर्मली, अगर आप अपना भी कोई स्केड्यूल बनाओ पर्सनल बेसिस पे, तो आप कैसे बनाओगे कि मैं इतने बजे कौन सा टास्क कंप्लीट करूंगा, तो उसमें दो वेरिएबल हो गए ना, टास्क हो गया और टाइम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सप्लाई स्केड्यूल क्या है कि इतने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी रहेगी। तो एक प्राइस हो गया, यहाँ पे एक क्वांटिटी हो गई, तो पी एक्स फॉर प्राइस, डबल एस एक्स फॉर क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स। तो ये सप्लाई स्केड्यूल हमें बता रहा है, जब प्राइस लेवल 4 हुआ तो सप्लाई 100 थी, अब प्राइस लेवल बढ़ के 5 हुआ तो सप्लाई 120 हो गई। सिमिलरली जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इतनी पॉजिटिव रिलेशन। नाउ बात आई सप्लाई कर्व की। हमने इस स्केड्यूल को जब हमने कर्व के ऊपर दिखाया, हमने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया, तो उसे हम बोलेंगे सप्लाई कर्व। अभी सप्लाई कर्व हमें कैसे मिलेगा? जैसे 4 है, जब y एक्सिस पर प्राइस 4 पे हमने देखा कि 100 सप्लाई आई। सिमिलरली जब हमने 5 प्राइस पे प्लॉट किया तो सप्लाई आई 120। ऐसे अलग अलग प्राइस पे हमने अलग अलग सप्लाई के पॉइंट्स प्लॉट किए इस ग्राफ पे, और उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें मिला सप्लाई कर्व। ठीक है, तो स्केड्यूल हो गया टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल की फॉर्म में, और सप्लाई कर्व हो गया ग्राफिकल फॉर्म, एक ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई? नो मैम। ठीक है, अब आया मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई होता क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर किसी मार्केट में एक शॉपकीपर है, उसने जितने गुड्स प्रोवाइड किए लोगों को, जितने उसने अवेलेबल किए मार्केट में कि लोग उसे खरीद सके, वो हो गई एक सिंगल शॉप सेलर की सप्लाई फॉर गुड्स। ऐसे ही बहुत सारे शॉप सेलर्स होंगे उस मार्केट में, तो हर एक सेलर की हमने क्वांटिटी को प्लस किया, उससे हमें मिली मार्केट सप्लाई। मतलब जितने जितने हर एक सेलर ने जितने गुड्स अवेलेबल किए थे मार्केट में फॉर कंजम्पशन पर्पस, उस हर एक शॉप के गुड्स को हम ऐड करते जाएंगे, उससे हमें मिलेगी टोटल मार्केट सप्लाई। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर सप्लाई स्केड्यूल बनाया था सिंगल पर्सन के लिए, हम मार्केट स्केड्यूल बनाएंगे पूरी मार्केट के लिए। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं मार्केट में 3 पर्सन है, ए बी और सी। ठीक है, तो प्राइस लेवल हमने रखा 4। 1 सेकेंड। प्राइस लेवल हमने रखा 4। जब प्राइस लेवल 4 था तो SS1 मतलब ए ने कितने गुड्स सप्लाई करे? 100 यूनिट्स। जब प्राइस लेवल हुआ सेम लेवल पर ही रहा 4, तो सेकंड सप्लायर ने 200 गुड्स अवेलेबल करे मार्केट में, और थर्ड सेलर ने 100 गुड्स। ठीक है, तो हमने 100 प्लस 200 प्लस 100, हमने तीनों सप्लायर्स का जब सम किया गुड्स का कि टोटल उन्होंने गुड्स कितने प्रोवाइड करे मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें सब मिला 400। सिमिलरली अब मार्केट में प्राइस लेवल हो गया बढ़ के 7, तो 7 प्राइस लेवल पर ए ने सप्लाई करे 160 गुड्स, बी ने करे 500 और सी ने करे 250। ये हो गए इंडिविजुअल सप्लाईज इन तीनों की। ठीक है, अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 910, तो ये हमें मिलेगी मार्केट सप्लाई, मतलब टोटल मार्केट में सप्लाई क्या रही उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो सिंगल जो सप्लाई स्केड्यूल है ये है एक सिंगल पर्सन के लिए, और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो गया पूरी मार्केट के लिए कि टोटल मार्केट में उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर कितनी सप्लाई लेवल रही प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की। अब जैसे हमने सप्लाई कर्व बनाया था कि एक सिंगल पर्सन का ही सप्लाई लेवल था डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का, अब हम बनाएंगे मार्केट सप्लाई कर्व
ये मार्केट सप्लाई कर्व जो आपकी बुक में मैंने आपको दिखाया था वो बनाना, बिकॉज मैंने वो आपको पहले करा दिया है एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो यू कैन इग्नोर दिस, जो हमारी बुक में है हमें वही करना है। तो इतने ही फर्स्ट फैक्टर में कोई डाउट है किसी का प्राइस ऑफ कमोडिटी में? नो मैम। नो मैम। सेकंड आया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब ये रिलेटेड कमोडिटी हमें क्या कह रहा है, हम यहाँ पे प्राइस को तो रखेंगे कांस्टेंट, मतलब प्राइस ऑफ गुड चेंज नहीं होगा, उसके अलावा जितने गुड्स थे, मतलब जितने फैक्टर्स होंगे प्राइस के अलावा, उन सब में चेंजेस होने की वजह से जो हमारे करंट सप्लाई पे चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। जैसे अगर हम बात करें व्हीट और राइस की, तो हमने व्हीट का प्राइस तो कांस्टेंट रखा, व्हीट के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हमें सप्लाई ऑफ व्हीट टेस्ट करनी है, तो हम राइस का प्राइस चेंज करेंगे, मतलब हम अपने वाले गुड की प्राइस लेवल चेंज ना करके हम दूसरे गुड का प्राइस लेवल चेंज करेंगे, और तब हम देखेंगे कि व्हीट की सप्लाई पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, दो गुड है व्हीट और राइस, ठीक है, हमें टेस्ट करना है सप्लाई लेवल फॉर व्हीट, तो हम प्राइस लेवल फॉर व्हीट कांस्टेंट रखेंगे, जितना था उतना ही सेम रखेंगे, और हम चेंज करेंगे प्राइस ऑफ राइस, मतलब अपने वाले गुड का प्राइस चेंज ना करके हम दूसरे के गुड का राइस का प्राइस चेंज करेंगे, और तब हम देखेंगे कि हमारे गुड का व्हीट का कितना चेंज आया सप्लाई लेवल में, तो उससे हमें पता लगेगा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मतलब उसे मिलती जुलती कमोडिटी के प्राइस में जब चेंज हुआ तो हमारे वाले गुड की सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज नोन एज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया अपने वाली कमोडिटी का प्राइस, और रिलेटेड का हो गया उससे मिलती जुलती जो जिसके फीचर्स सेम हो या फिर जो उसकी जगह यूज की जा सके उसका प्राइस। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्साइज टैक्स। ठीक है, थर्ड फैक्टर। अब एक्साइज टैक्स हमें क्या कहता है, एक्साइज टैक्स होता है कि किसी भी गुड की कॉस्ट पे जो लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बुक को बनाने में किसी भी प्रोड्यूसर के 80 रुपीज लगे, ठीक है, तो 80 रुपीज लगने के बाद टोटल मतलब इनपुट्स जो थे, इनपुट्स के साथ साथ उसने मशीनरी लगाई, लेबर को पैसे दिए, तो इस सब के बाद टोटल उसका 80 रुपीज का खर्चा आया किसी एक बुक को बनाने में। अब 80 रुपीज के ऊपर कुछ टैक्स लगा, और ये टैक्स गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट रिसीव करेगी ये टैक्स, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं एक्साइज टैक्स। ये पे करना पड़ता है और ये कॉस्टिंग में ऐड होता है, और प्रोड्यूसर के एंड पर ये ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्साइज टैक्स होगा उतना ही सप्लाई का लेवल कम होगा, क्योंकि एक्साइज टैक्स पेमेंट होती है विच इज पेड बाय द प्रोड्यूसर, और एक्साइज टैक्स ज्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस लेवल कांस्टेंट रहा, मतलब बुक अगर 140 रुपीज की बिक रही थी तो अब भी वो 140 रुपीज की ही बिकेगी, और अगर मानो 10 रुपीज एक्साइज टैक्स लगा तो बुक की कॉस्टिंग अब 80 रुपीज से हटके 90 रुपीज हो गई, तो मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया प्रोड्यूसर का, तो इस वजह से सप्लाई लेवल मार्केट का कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर बुक के लिए, तो जितना ज्यादा एक्साइज टैक्स होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा किसी भी प्रोड्यूसर का, और सप्लाई उतनी ही कम होगी, इसलिए एक्साइज टैक्स और सप्लाई लेवल नेगेटिवली रिलेटेड है। नेक्स्ट आया टेक्निक। टेक्निक मैंने आपको तो बता मैम दिया था, टैक्सेस जो कंज्यूमर होते हैं इनडायरेक्टली पे नहीं करता? कंज्यूमर इनडायरेक्टली पे करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्साइज टैक्स की वजह से सप्लाई लेवल कम होगा, और क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस लेवल कांस्टेंट है, हाँ, जितना मार्केट प्राइस सेम है, हाँ। 140 रुपीज था अभी 140 ही रहेगा। हम्म। ठीक। और इसकी इसकी वजह से अगर अगर मैं आपका एग्जांपल भी लूं कि मानो कि 10 रुपीज का टैक्स था ना, तो अब मार्केट प्राइस लेवल 140 से 150 हो गया, ठीक है, अगर मैंने ये एग्जांपल भी लिया, तो आप अपना एज्यूम करो कि किसी गुड पे टैक्सेस लगे, आपने कहा कि पहले तो ये चीज 140 की थी, अब उतनी ही क्वांटिटी मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करके मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला गुड ना लेके कुछ मिलता जुलता देख लेता हूँ, हो सकता है कि कम प्राइस में कुछ ऐसा गुड मिल हाँ, जाए। सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूट लोगे तो आपकी डिमांड चेंज हो गई,
अब मार्केट में हम्म, डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर वो चीज बना के करेगा क्या जब वो बिकेगी ही नहीं? तो सप्लाई पे ही इनडायरेक्टली, फर्क पड़ेगा। हाँ इनडायरेक्टली सप्लाई कम होगी इन द एंड। ओके। ठीक है, तो अभी मैंने प्राइस इसलिए कांस्टेंट रखा क्योंकि मुझे पर्टिकुलर फैक्टर का देखना था कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आया टेक्निक। टेक्निक मैंने आपको बता दिया था, जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही हमारा टाइम सेव होगा और कॉस्टिंग सेव होगी। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको चाइना और इंडिया का, कि चाइना गैजेट्स के लिए फेमस है और जापान टॉयज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज क्यों फेमस है इन गैजेट्स और टॉयज के लिए? क्योंकि इनकी मशीन इतनी एडवांस है, लेटेस्ट टेक्निक्स की है कि ये कम टाइम में ज़्यादा गुड्स बना सकती है। मतलब एक तो कम कॉस्टिंग लेबर और चीप है बहुत। लेबर तो चीप है, और साथ में टेक्निक ज़्यादा एडवांस अवेलेबल है, इनकी मशीन्स इतनी एडवांस है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मैनुअल मशीन्स बहुत हैं, मतलब ज़्यादा मशीन्स हाथों से चलाई जाती हैं और हमें लेबर चाहिए होती है, जबकि इनकी मशीनरी ऐसी है, वो ऑटोमेटिक है कि फैक्ट्रीज में अगर कम वर्कर्स भी हो तो भी उतने ही गुड्स, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा गुड्स बन सकते हैं। तो इट मीन्स एडवांस टेक्निक से लेबर कॉस्टिंग भी सेव की जा सकती है, तो इन दी एंड पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और टाइम भी बचेगा। तो मैम तो वो तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैनुअली बन रहा है या इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी मशीन्स ऑटोमेटिक है। जैसे अगर हम बात करें टॉफीज की, तो आप देखोगे इन टॉफीज की या फिर क्लोथ, अगर टॉफीज चॉकलेट छोड़ो, बैंगल्स की बात करो, तो अगर आप इंडिया के रूरल एरियाज देखो तो वहाँ पे चूड़ियाँ, बैंगल्स हाथों से बनाई जाती है, वो गरम करके ईंटों की फैक्ट्रीज वगैरह में चूड़ियाँ ऐसे बनती हैं। ठीक है, और अगर हम इन फॉरेन नेशंस की बात करें, ये क्या इंडिया से इंपोर्ट करते होंगे बैंगल्स? बैंगल्स ऐसी चीज है कि हर एक नेशन अपने यहाँ बना सकता है, इंपोर्ट करने की चीज है ही नहीं। ठीक है, तो हाँ हाँ वो मशीन के थ्रू बनाते हैं तो वहां पे उनकी लेबर बच गई ना। बैंगल्स बनाने में जी। हाथ जलते हैं, वो चीज बच गई। आइस खराब होती है, कांच होता है, हाँ। क्योंकि कांच को शेप देनी होती है, वो चीज बच गई। तो दिस इज द रोल ऑफ टेक्निक। अब लास्ट फैक्टर आया इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस होता है, इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स मतलब जो जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो होते हैं इनपुट्स। जैसे अगर मैंने क्लोथ की बात करी, टी शर्ट की, मुझे अगर फैक्ट्री डालनी है कोई, तो टी शर्ट बनानी है तो मुझे क्या क्या इनपुट्स चाहिए उसके लिए? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब तो है ही, साथ में थ्रेड चाहिए, धागा। ठीक है, मेजर बेसिस पे थ्रेड और फैब्रिक कलर। ठीक है, जिनकी वजह से वो टी शर्ट बनेगी। तो अगर मैं ज्यूम करूँ, थ्रेड पहले कुछ कॉस्टिंग का था जिसकी वजह से मुझे वो टी शर्ट 80 रुपीज की पर डे थी। ठीक है, अब थ्रेड महंगा हो गया और जो वो फैब्रिक कलर था वो भी महंगा हो गया। अब वो टी शर्ट 80 रुपीज की ना पड़ के 90 रुपीज की पड़ रही है, मतलब 10 यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ गई उस टी शर्ट की, जबकि मार्केट प्राइस लेवल सेम रहा। तो मुझे प्रॉफिट तो अब नहीं हो रहा ना, मुझे 10 रुपीज प्रॉफिट मेरा कम हो गया, तो इनडायरेक्टली सप्लाई फॉर टी शर्ट कम हो जाएगी मेरी साइड से, और मैं हो सकता है कि टी शर्ट की जगह कुछ और क्लॉथ बनाना स्टार्ट करूँ जिसमें वो वाला थ्रेड और वो वाला फैब्रिक कलर यूज ना हो रहा हो, या फिर मैं कुछ कंपनी चेंज कर दूँ उसकी और लो क्वालिटी टी शर्ट बनाना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो इनपुट प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा एक सेलर का, और सप्लाई लेवल कम होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो नोट्स में कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म मिलेगी, और अगर समझना आए तो पूछ लेना एक बार। और एग्जाम्स में ऐसी वाली कोई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो मैं इसको बता देती हूँ। आईपी मतलब इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी ही मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ेगी। मार्जिनल, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और ये टोटल कॉस्टिंग का आइडिया है, वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल? यस मैम। मैम वैसे मैम हमने मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मैम ये 12th में भी पढ़ा था, लेकिन अभी दोबारा देखेंगे ना तो थोड़ा आ जाएगा। हाँ, ये 4th यूनिट में है आपका, तो यस मैम। जिनको समझना आए वो मतलब उसको इशू मत बनाना, बिकॉज 4th यूनिट में मैं इसको रिपीट कराऊंगी, कॉस्टिंग का एक अलग से चैप्टर है। बट जिनको आता है वो देख लो सिर्फ, ताकि ये वाला टॉपिक उनके लिए कंप्लीट हो जाए। आईपी मतलब इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस जितना बड़ा, मार्जिनल कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट उतनी ही बड़ी हमारी। ठीक है, अब एडिशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवी से इंक्रीज हुई है,
मतलब 80 से 90 रुपीज हो गई है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन क्या था हमारा 10 रुपीज, मतलब नहीं, प्रॉफिट मार्जिन था हमारा पहले 60 रुपीज, अब हो गया 50। 80 वाली टी शर्ट 140 की बिक रही थी ना, पहले था 60, अब हो गया 50। तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 10 रुपए से कम हो गया। उसकी वजह से हम सप्लाई लेवल, डबल एस मतलब सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं सप्लाई लेवल को। अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होंगे। एक्सपेक्टेशंस में आपको एग्जांपल दिया था सैनिटाइजर्स और मास्क का, कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, एक्सपेक्टेशन मतलब संभावना, अनुमान लगाना। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आने वाले 2 महीने बाद मास्क और सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी क्योंकि नया कोविड मार्केट में आया है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आज ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगी हाई क्वालिटी ऑफ मास्क और सैनिटाइजर्स। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया और अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैंने सप्लाई बढ़ाई, ठीक है। दूसरा फैक्टर था हमारा नंबर ऑफ सेलर्स। अगर मैं अज्यूम करूँ कि किसी मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, किसी भी अगर क्लॉथ मार्केट है तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि मैं हर एक शॉप पे से जाके मैं देख सकूँ मुझे क्या बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ही पर सेलर की सप्लाई लेवल इम्पैक्ट करेगी और मार्केट की टोटल सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है फैक्टर्स इम्पैक्टिंग सप्लाई तक? नो मैम। अब ये था लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है कि हमने प्राइस को तो रखा कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस लेवल हमारा सेम, प्राइस लेवल सेम रहा, उसमें चेंज नहीं हुआ। सॉरी प्राइस लेवल में चेंजेस हुए और बाकी अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, एक्साइज टैक्स, टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइस, इन 4 फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। और प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जो जो चेंजेस हुए, इट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। ये हमें कह रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसको हमने टैबुलर फॉर्म में भी दिखाया है। अगर प्राइस 40 से 40 ही रहा, सप्लाई 40 थी, प्राइस 40 से 50 हुआ, प्राइस बढ़ा, तो साथ साथ सप्लाई भी बढ़ी, 100 से 150 हो गई। मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। सेम लॉ ऑफ डिमांड की तरह है। लॉ ऑफ डिमांड था प्राइस और क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसमें है प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड या फिर प्रोपोर्शनल। मैम इसका कोई एग्जांपल है कि जो प्रैक्टिकली अप्लाई होता हो कि सप्लाई भी बढ़ रही है और प्राइस भी? यस है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि 80 रुपीज की कॉस्टिंग आई और पहले कोई भी गुड 140 रुपीज का बिक रहा था, ठीक है। अब एज्यूम करो पहले हमने 140 रुपए की कोई भी चीज बेची है, हमारी अपनी एक शॉप है, हमारा बिजनेस है, हमने अपनी शॉप पे पहले कोई भी प्रोडक्ट 140 रुपीज का बेचा। अब मार्केट में नोटिस आया कि उस गुड का प्राइस बढ़ गया है, आप उसे 180 रुपीज का बेच सकते हो। तो आपने अपनी क्वालिटी सेम रखी, आपकी कॉस्टिंग 80 रुपीज ही रही। अब आप 80 रुपीज की कॉस्टिंग पे पहले आप 60 रुपए कमा रहे थे अकॉर्डिंग टू 140। अब आप 140 की जगह उसे 180 में बेच रहे हो, तो आप 100 रुपीज कमा रहे हो। आपका प्रॉफिट 60 से बढ़ के 100 हो गया। तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि इतना मेरा प्रॉफिट बढ़ा, अगर मैं ज्यादा गुड्स को बेचूंगा तो मेरे को और प्रॉफिट मिलेगा, मेरी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दोगे उस गुड की। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ साथ आपका मार्केट में वो गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। ओके मैम। और इसका जस्ट अपोजिट होगा प्राइस कम होने पे सप्लाई का कम होना, ठीक है। तो उस यस एग्जांपल मैम। को आप उल्टा करके देख लेना एक बार, वो नेगेटिव केस हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है लॉ ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स इम्पैक्टिंग सप्लाई? नो मैम।
अब नेक्स्ट आता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये मैंने वैसे आपको करवाया है, और जैसे डिमांड में होता था हमारा मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व था ना, कि मूवमेंट का था कि प्राइसेस में चेंजेस होंगे और शिफ्ट में था अदर फैक्टर्स में चेंजेस होंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ये भी, बस कर्व चेंज हो रहे हैं। वो था डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व हमें कहता है कि बाकी फैक्टर्स, मतलब जो पीछे के 4 फैक्टर है IRETI, ये 4 फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। वो तो हो गया हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, जैसे अगर ये वाला एग्जांपल है, सप्लाई कर्व हमारा SS सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, 45 डिग्री लाइन, स्ट्रेट लाइन। दिस इज सप्लाई कर्व। पहले हमारा प्राइस लेवल था ये बोल्ड वाली लाइन PQ, ठीक है, जो बोल्ड लाइन है बीच वाली। पहले ये हमारा प्राइस लेवल था। जब हमारा प्राइस लेवल बढ़ा, P से P1 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ी, Q से Q1 हो गई, राइट हैंड पे चली गई। सिमिलरली जैसे हमारा प्राइस लेवल कम हुआ, P से P2 प्राइस लेवल हुआ, नीचे की साइड प्राइस गया, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। Q से Q2 क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। तो हमने देखा कि सप्लाई कर्व में तो कोई चेंजेस नहीं आए, SS सेम सप्लाई कर्व रहा। सिर्फ सप्लाई कर्व में पहले बीच वाले पॉइंट पे कट हो रहा था, अब ऊपर वाले पॉइंट पे हो रहा है, और प्राइस लेवल कम होने की वजह से डाउनवर्ड साइड पे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब सेम सप्लाई कर्व पे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। इसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब एक सिंगल सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसे हम जब थियोरेटिकल वे में कहेंगे तो वी कैन से कि प्राइस लेवल में चेंजेस होने की वजह से जो मूवमेंट हुई अलोंग द सप्लाई कर्व, और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, रिलेटेड कमोडिटीज, एक्साइज टैक्स, टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइस, बाकी के 4 फैक्टर्स कांस्टेंट